सुनो, इसको क्या क्या बोलते हैं, टोटल करंट एसेट्स बोलते हैं। एग्जाम में दे देगा, इस बार दिया था। कुछ स्टूडेंट तो मेरा अच्छा था कि जो सही सॉल्व किया, बट कुछ स्टूडेंट गलती कर दिया। तो क्या चैप्टर का क्या नाम है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कौन बताएगा? कोई बताएगा हमको वर्किंग कैपिटल के बारे में? सुनो ध्यान से, कैपिटल दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। आज हमको फिक्स्ड कैपिटल पढ़ाना ही नहीं है, तो क्यों हम उसमें जाएं। बट सुनो, वर्किंग कैपिटल जब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल होता क्या है? एक ऐसा कैपिटल जो बिजनेस को कंटिन्यूइंग रनिंग फ्लो में लगातार चलाने के लिए जरूरत होता है, उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। भैया एक बात बताइए, सपोज मान लो हम एक बड़ा सा मशीन खरीद के लेके चले आए, प्लांट जिसको बोलते हैं, ठीक है, फैक्ट्री भी खरीद लिए, ठीक है भैया, क्या ये वर्किंग कैपिटल है? नहीं भैया, ये नहीं है। आप मशीन से प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको रहने के लिए फैक्ट्री चाहिए, वो ठीक बात है, ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। फैक्ट्री क्या प्लांट एंड मशीनरी से क्या हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा? इसको मानते हैं कि लॉन्ग टर्म मिलेगा, नो डाउट, लेकिन क्या कंपनी चल सकता है लगातार? नहीं भैया, इससे प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल इसमें आएगा। तो भैया वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए ना वर्कर का जरूरत पड़ेगा, सही बात है ना। वर्कर को, जो वर्कर आके काम करके जाएगा, प्रोडक्शन करके जाएगा, उन लोगों को पेमेंट नहीं करेंगे हम लोग, वेजेस देना पड़ेगा। सामान खरीदने के लिए रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा? सही बात है ना भैया। इसके अलावा बिजनेस जो कंटिन्यू चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता सीएससी को एक बार पैसा दे देंगे तो जीवन भर हमको इलेक्ट्रिसिटी दे देगा लाइफ टाइम, ऐसा होता है क्या? नहीं, इसका मतलब भैया इलेक्ट्रिसिटी भी मंथली मंथली पेड करना पड़ेगा। मतलब भैया एक ऐसा खर्चा जो हमको प्रत्येक महीना करना है, हर एक महीना देते रहना है, सही बात है ना, कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। वो सब कौन सा कैपिटल है? वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल को स्टॉप कर देंगे तो कंपनी भी बंद हो जाएगा, सही बात है ना। तो हमको इस चैप्टर के बारे में सीखना है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसको पहले सीखेंगे, उसके बाद में इसका थ्योरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भैया इसमें क्या करना है बताइए ना, एकदम बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को लेस कर देना है, तो आ जाएगा क्या हम लोगों का? वर्किंग कैपिटल। तुम लोग को याद है, तुम लोग का क्लास 12 में एक रेशियो नामक चैप्टर था, जिसमें था ना वर्किंग कैपिटल। क्या करेंगे, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को लेस कर देंगे, तो क्या वर्किंग कैपिटल आ जाएगा? हाँ, और हम लोग को 10 मार्क्स मिल जाएगा कंफर्म। अब जानना है कि भैया एक करंट एसेट्स क्या होता है, सही बात है ना। करंट एसेट्स बोला गया जो हमको अप टू, मतलब जो हमको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा। कौन सा? शॉर्ट टर्म बेनिफिट, जिसको बोलते हैं ना अप टू 12 मंथ तक। कितना महीना तक? 12 महीना तक। वो सारा का सारा वर्किंग कैपिटल होता है। अब उसमें समझना है कौन सा करंट वर्किंग कैपिटल है, कौन सा करंट एसेट्स है और कौन सा करंट लायबिलिटीज। ये यदि समझ लिए तो हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व कर देंगे काफी आसानी से, ठीक है। तो चलो समझने का कोशिश करते हैं, क्या होता है करंट एसेट्स और क्या होता है करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले करंट एसेट्स, तुम लोग कभी स्टॉक का नाम सुना है? स्टॉक कौन बताएगा, क्या है, करंट एसेट्स है कि करंट लायबिलिटीज है? देखो, जिससे भविष्य में ना पैसा आ सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, वो सारा करंट एसेट्स है। क्या है? करंट एसेट्स। समझ में आया। लेकिन अगर किसी को पेमेंट करना है, पैसा देना है, वो क्या है? करंट लायबिलिटीज, ठीक। तो स्टॉक अगर मेरे पास है तो उसको बेचेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा, मीन्स यह है क्या है? करंट एसेट्स। लेकिन इतना तो 11 में सिखाएगा, 12 में सिखाएगा, फर्स्ट ईयर में सिखाएगा, सेकेंड ईयर में भी होगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा सीखना चाहिए ना। सुनो, स्टॉक कैसा कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये पूरा नाम लिख देते हैं, रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल क्या है भैया, हम नहीं समझे, समझाते हैं। कभी कोई ऐसा भी सुना है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स का नाम सुना है कभी कोई? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स? एक स्टूडेंट बोला ना भैया, जब कोई सामान बनकर पूरा कंप्लीट हो जाता है, रेडी हो जाता है, रेडी फॉर यूज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फिनिश गुड। एग्जाम्पल देते हैं, मान लो मेरा फैक्ट्री है ना, खिलौना बनाता है, टॉयस, ठीक है, खिलौना। उसके लिए क्या प्लास्टिक का जरूरत पड़ेगा? प्लास्टिक फिनिश गुड्स है कि रॉ मटेरियल है? रॉ मटेरियल है भैया, सही बात है ना। फिनिश गुड्स क्या होगा? टॉयस, खिलौना बनकर रेडी है तो उसको बोलेंगे फिनिश गुड्स। क्लियर? बन के रेडी है लेकिन नहीं बिका, ऐसा होता है कभी? हाँ भैया बनाए थे बट 1 लाख बना दिए थे, बट सिर्फ 80,000 बिका, तो कितना नहीं बिका? अनसोल्ड रह गया 20,000, क्लोजिंग स्टॉक। हो सकता है प्लास्टिक बहुत खरीद के लेके आए होंगे, क्या सारा का सारा प्लास्टिक यूज हो जाता है? नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वो प्लास्टिक बच गया ना, उसको स्टॉक बोलते हैं। अच्छा देख, हम लोग एक तारीख आता है जैसे 31 दिसंबर, 31 मार्च, जब हम लोग कंप्यूट करते हैं कि कितना का स्टॉक है, कोई तो डेट होना चाहिए ना। हम गए फैक्ट्री में चेक करने के लिए कितना का रॉ मटेरियल बचा हुआ है, देखें फिनिश गुड्स बचा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है उस समय कुछ सामान प्रोसेस में हो, मतलब प्लास्टिक से कन्वर्ट हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। इसका भी तो स्टॉक होता है ना। मीन्स भैया 3 तरह का स्टॉक होता है, एक रॉ मटेरियल का, एक वर्क इन प्रोग्रेस का, और एक फिनिश गुड्स का। ठीक, इतना याद हो जाएगा आज, बहुत अच्छा। कोई नाम सुना है डेटर्स का? क्या होता है डेटर्स? भैया सपोज मान लीजिए ये बिजनेस है, ये आकाश है, ठीक है, ये आकाश को ना हम सामान उधार में बेचे थे, क्रेडिट सेल किए थे, ठीक है, सामान उधार में बेचे थे। अगर आकाश को हम उधार में सामान बेचेंगे तो क्या आकाश से भविष्य में पैसा मिलेगा या हम आकाश को पैसा देंगे? देख, आकाश को हम सामान उधार में बेचे, क्रेडिट सेल किए, समझ में आया ना, बेच दिए। अब भविष्य में हम आकाश को पैसा देंगे कि आकाश हमको देगा? आकाश हमको देगा ना। क्या भविष्य में हमको पैसा मिलने वाला है? हाँ, इसका मतलब ये क्या है? करंट एसेट्स। और सबसे बड़ा एसेट्स कैश, बैंक, ठीक है ना। इतना नाम हो गया, और 2 नाम सिर्फ याद कर लो। किसके लिए? ये हुआ करंट लायबिलिटीज के लिए। सीएल का मतलब करंट लायबिलिटीज। जैसे डेटर्स होता है उसी तरह से क्या क्रेडिटर्स भी होता है? हम लोग भी तो किसी से उधार में खरीदते होंगे, जिससे हम उधार में खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, क्योंकि भविष्य में उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का कोई नाम सुना है क्या? आउटस्टैंडिंग जब देगा ना ऐसे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा पेड करना बाकी है, तो क्या मानेंगे इसको? करंट लायबिलिटीज, क्योंकि खर्चा पेड करना बाकी है तो भविष्य में पेड करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़ो। लिखा हुआ है भैया एक्सपेक्टेड सेल्स कितना है? 36,000 यूनिट्स पर एनम, ठीक है ना। बोला एक साल में 36,000 यूनिट्स सेल्स हो जाता है, ठीक है, अच्छा बात है। बोला एनालिसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, ऐसा ऐसा दिया हुआ है सेलिंग प्राइस के लिए। बोला रॉ मटेरियल का इतना रुपया, लेबर का इतना, ओवरहेड का इतना, प्रॉफिट इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, ठीक है। जब ऐसा दे देना
तो हम तुम लोगों को बोलेंगे ना एग्जाम में क्या एक छोटा सा वर्किंग करने सकोगे? तो यहाँ पर सेल्स दिया है, सेल्स क्या था 36,000 यूनिट्स, कितना यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ वो दिया हुआ है, बना कितना यूनिट्स दिया है? कहीं भी नहीं दिया ना, तो हम लोग मान लेते हैं जितना यूनिट सेल हुआ उतना यूनिट्स बना, ठीक है, तो ऐसा मानते हैं। कौन कौन सा खर्चा दिया हुआ है पढ़ो तो भैया। रॉ मटेरियल दिया हुआ है, एक यूनिट का 6 रुपया, तो कितना यूनिट था 36,000, तो कितना लगेगा 2,16,000। बहुत ही आसान है। लेबर निकाल लोगे? हाँ भैया बहुत ही आसान है, कितना 1,44,000। ओवरहेड कितना आया? 1,08,000। इसको जोड़ेंगे ना तो आएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे तो सारा खर्चा था ना, सामान ये सारा क्या सामान बनने का खर्चा है? हाँ भैया, रॉ मटेरियल से भी सामान बनता है, लेबर भी चाहिए। ओवरहेड का मतलब क्या होता है ना, देख ओवरहेड का मतलब होता है, रॉ मटेरियल का मतलब हुआ डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल। ओवरहेड का मतलब हुआ इनडायरेक्ट मटेरियल। भैया एग्जांपल दीजिए। तो एक शर्ट में लगा हुआ रॉ मटेरियल क्या है? कपड़ा। ये हुआ रॉ मटेरियल, इसमें बटन भी तो लगा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, मतलब ये है ओवरहेड। क्लियर? तो ये भी लगता है ना सामान बनाने में, तो इसीलिए बोले ये सब को जोड़कर क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना है देखो ना, 4,68,000। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है? प्रॉफिट कितना है भैया? 2 रुपया करके प्रॉफिट करता है, बहुत अच्छा। सेल्स निकाल लेते हैं 36,000, इसको जोड़कर भी कर सकते हो या तो दे दिया 15 रुपया। कितना आया? 5,40,000। तुम लोगों को सबसे इजी मैटर सिखाया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारा तरीका होता है बनाने का, लेकिन जो सबसे इजी होगा जिससे एग्जाम में हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे वो तरीका हम सिखाएंगे। अभी हम सिर्फ ऊपर का पोर्शन सॉल्व किए, इसके नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसके बाद करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा ही टाइप का एग्जाम में आएगा। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को, जिसमें ए दिया हुआ है। देखो ना एडिशनल इंफॉर्मेशन का ए को सिर्फ पढ़ो। उससे बोला रॉ मटेरियल रिमेन इन द स्टोर। स्टोर का मतलब गोडाउन बोल सकते हो, वहां पर पड़ा रहता है रॉ मटेरियल। कितना? 1 महीना का ना। पहले ये तो बता, ये क्या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है? ए में जो लिखा है लाइन वो क्या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है? ये करंट एसेट्स होता है कि करंट लायबिलिटीज? करंट एसेट्स, ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तब पहले यहाँ हेडिंग दे दें, करंट एसेट्स, ठीक है ना। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। भैया कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको? एक बात बताओ, वो लोग बोला ना सिर्फ 1 महीना का मेरे पास स्टॉक रहता है, सही बात है ना? सिर्फ 1 महीना, तो हमको 1 महीना का निकालना है। यहाँ पर रॉ मटेरियल निकाले थे, नहीं ये 2,16,000 1 महीना का है कि 12 महीना का है? ये तो पूरा 1 साल का था ना। तो एक काम कर, 16,000 को डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं, इंटू 1 कर देते हैं, तब आ जाएगा क्या 1 महीना का? डिवाइडेड बाई 12 कर दिए, तभी आ चुका था। कितना आया देखो तो? 18,000। अब एक स्टूडेंट बोला जब भैया 2,16,000 को 12 से डिवाइड करने से 1 महीना का आ जाता, तो फिर आप मल्टीप्लाई क्यों किए? इसलिए किए, अगर किसी समय 2 देते रह सकता है 2 महीना, किसी में 3 महीना, तब तो काम आएगा ना। अगर इसका एग्जाम में फार्मूला भी लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। फार्मूला क्या है भैया? ये क्या था? रॉ मटेरियल था ना, ऐसे 2,16,000 को 12 से डिवाइड करने से 1 महीना का आ जाता, तो फिर आप मल्टीप्लाई क्यों किए? इसलिए किए, अगर किसी समय 2 देते रह सकता है 2 महीना, किसी में 3 महीना, तब तो काम आएगा ना। अगर इसका एग्जाम में फॉर्मूला भी लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। फार्मूला क्या है भैया? ये क्या था? रॉ मटेरियल था ना,
ठीक ना, डिवाइड बाई 12 मंथ्स इनटू होल्डिंग पीरियड, इनटू होल्डिंग पीरियड। फॉर्मूला क्या बना, रॉ मेटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स इनटू होल्डिंग पीरियड। ठीक है ना, हम बार बार होल्डिंग पीरियड को इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम आगे बता दे रहे हैं। It is assumed that हम HP लिखेंगे, तुम लोग समझ लेना, ठीक है। अच्छा बी थोड़ा टफ है, हम बताएंगे, सी को पढ़ो। सी में बोल रहा है भैया फिनिश गुड्स ना कितने महीना का है, 3 महीने का, ठीक है। ये बताना फिनिश गुड्स मीन्स सामान बनकर रेडी है। जब कोई सामान बनकर रेडी होता है, क्या उसके अंदर रॉ मटेरियल होता है, क्या लेबर होता है, क्या ओवरहेड होता है? अरे इसी को कहते हैं फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। समझ में आया ना। अब हमको निकालना है, कितना महीना का बोला फिनिश गुड्स, 3 मंथ्स, ठीक है। तो बता दो क्या होना चाहिए फॉर्मूला स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का। भैया एकदम सिंपल है, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई 12 इनटू होल्डिंग पीरियड, ऐसा ना होना चाहिए फॉर्मूला। सही बात है, सॉल्व कर ले। डी हम कराएंगे, डी करो एक बार कम से कम। डी में है क्या, बोला भैया क्रेडिट सेल टू डेटर्स, डेटर्स को उधार में बेचिए सामान, वो 4 महीना तक पैसा नहीं दिया। क्या क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स दिया है? नहीं भैया, लेकिन क्या सेल्स दिया है? एक ना, हम लोग इसी को तो क्रेडिट सेल मान लेते हैं जब कुछ नहीं बोला तो। अब सॉल्व करने का कोशिश करो। इसका कितना आया था फिनिश गुड्स का? ठीक है, डेटर्स कितना आया सैलरी डेटर्स का? कितना इंटू 4 कितना आ रहा है? 1,80,000। तो भैया क्या फॉर्मूला है इसका? एकदम इजी, लो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 12 इनटू होल्डिंग पीरियड। डी हो गया ना। अब बी को बता देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब बी हमको बता देना चाहिए। भैया बी क्या है? बी बोला ना प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग को अंडरलाइन करो तो जब भी बोलेगा प्रोसेसिंग कर दिया सब अंडरलाइन। प्रोसेसिंग अंडरलाइन करने के बाद ना उसमें लिखो प्रोसेसिंग, जब अंडरलाइन कर उसको लिखो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोसेसिंग को अंडरलाइन किया, बगल में लिखा वर्क इन प्रोग्रेस, उसका मतलब होता है हमेशा याद रखना वर्क इन प्रोग्रेस। इसको निकालना थोड़ा टफ है बट हम लोग कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर क्या क्या रहता होगा बताओ हमको, यहाँ तो बताया नहीं भैया। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर स्वाभाविक है रॉ मटेरियल रहेगा ही रहेगा, लेबर लोग भी तो कुछ मेहनत किया, मशीन का भी कुछ जरूरत पड़ा, मतलब भैया ये तीनों है। लेकिन अब स्टूडेंट मेरा एक क्वेश्चन पूछा, भैया अगर ये तीनों आ जाएगा तो फिनिश गुड्स बन जाएगा, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। हम बोले हाँ डिफरेंस है दोनों में, है। क्या है सुनो ध्यान से, एग्जाम में जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग नोट भी लिखने का जरूरत नहीं, इसके लिए हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं। क्या मानते हैं भैया बताइए? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग मान लेते हैं 100% ऑफ रॉ मटेरियल प्लस 50% ऑफ क्या क्या था, लेबर प्लस ओवरहेड। ऐसे शॉर्टकट में समझ जाओगे, ओवरहेड डिवाइडेड बाई 12 इनटू होल्डिंग पीरियड, ठीक है।
तुम लोग पहले निकालने की कोशिश करो, फिर हम तो निकाल देंगे। एग्जाम में नहीं बोलेगा तब ये मानना है ना, कुछ नहीं बोलेगा तब, अगर कुछ बोल दिया तब तो अच्छा बात है, कुछ ना बोले तो हमेशा ये मानकर सॉल्व करना। रॉ मटेरियल देखो तो 2,16,000 इंटू 100% ना, इसका मतलब अगर इंटू 100% है, नहीं भी करेंगे ऐसे भी लिखेंगे तब भी तो चलेगा, क्यों टाइम वेस्ट करें। प्लस 50% किसका किसका, लेबर कितना 1,44,000 प्लस 1,08,000 ओवरहेड इंटू 50% डिवाइडेड बाई 12 इंटू होल्डिंग पीरियड कितना महीना है, 2। ठीक, नीचे लिखते हैं 2,16,000 प्लस इधर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़कर 50% करना था, कितना आ रहा है, कितना 57,000। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है ना इसलिए मिटाना पड़ा। भैया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई में आओ ना। ई क्या, हम तो समझ ही नहीं पा रहे सब क्या क्या बका है। ई को पढ़ो तो है क्या, ई क्रेडिटर कैसे समझ में आया, सप्लायर से ना। हाँ भैया फिर देखिए सप्लायर से समझ में आ जाएगा, परचेज लिखा रहेगा तब समझ जाना। तो क्रेडिटर को कहाँ, इसके नीचे लिख दे, नहीं ना भैया, क्रेडिटर्स तो करंट लायबिलिटीज होता है, ठीक ना, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज है ना। टोटल करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज क्या है, सबसे बड़े क्रेडिटर्स ना। ठीक है, कितना है क्रेडिटर्स भैया, 2 महीना का। ठीक, अच्छा क्रेडिटर्स किसके ऊपर डिपेंड होगा इन सभी में, नहीं क्रेडिटर्स से ही तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सही बात है ना, रॉ मटेरियल तो क्रेडिटर से ही परचेज होता है। इसका मतलब क्रेडिटर बोलेगा तो इससे कनेक्शन लेना, ठीक है। तो भैया कैसे होगा सॉल्व, देख 2,16,000 था, कितना महीना का, 12 महीना का, तो ये कितना महीना का क्रेडिटर्स, 2 महीना का, निकाल लो। तो क्या लिखें यहाँ पर लिख देते हैं तो ना, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय 12 इंटू होल्डिंग पीरियड। इसके बाद बहुत ही टफ लाइन है, ऐप को अच्छा से पढ़ो भैया, ऐप तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में आ गया, बोलो विकास, बोल रहा है ना, हम समझाते हैं। वेजेस एंड ओवरहेड, बोला वेजेस और ओवरहेड, वेजेस का मतलब लेबर, कभी तो अपना वर्कर लोग को पैसा से पेमेंट करते होंगे ना, काम करता है तो, हाँ भैया। ओवरहेड मतलब बटन वटम खरीदते होंगे तो उसको भी तो पैसा देता पड़ता होगा, हाँ बोला ना। और पेड ट्वाइस इन ए मंथ, एक महीना में कितना बार पेमेंट होता है, 2 बार। भैया कब कब, सुनो ध्यान से, बोला गया अगर कोई वर्कर मेरे पास ना 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक काम करता है तो उसको 16 तारीख को पेमेंट करते हैं। कब, मान ले 1 जनवरी से 15 जनवरी काम किया तो कब पेमेंट होगा, 16 जनवरी को। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जनवरी का जनवरी में पेमेंट हो गया ना, ठीक। लेकिन अगर फिर कोई वर्कर 16 तारीख से काम करेगा 31 तारीख तक, उसको पेमेंट पता है कब होगा, 1 फेब को। ठीक है, पता वर्कर 1 महीना काम किया नहीं, अरे काम 1 जनवरी से 31 तारीख तक काम नहीं किया वर्कर, तो भैया पूरा 1 महीना काम किया। लेकिन वर्कर को जनवरी महीना में कितना पेड हुआ, आधा महीना, आधा महीना देख बाकी रह गया। अब ये लड़की बोलेगी भैया देखिए 1 तारीख को तो पेमेंट कर दे रहा है ना, मान ले 1 तारीख को कर, क्या जनवरी में बाकी है, यस और नो। हम बोले ना मेरा जो फीस होगा तुम लोग जून का फीस जून में पेड कर देना, ठीक है। ये बोले ना भैया हम आपको पेमेंट करेंगे 1 जुलाई को, ठीक है, तो ठीक है करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये 1 जुलाई को पेमेंट की तो हम क्या जून में आउटस्टैंडिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना, जून में आउटस्टैंडिंग कहलाएगा तो बता क्या जनवरी में आउटस्टैंडिंग कहलाएगा,
कौन सा पोर्शन, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। कितना दिन का बाकी है? हाफ मंथ, मीन्स आधा महीना का बाकी रहता है। तो भैया सिंपल बोलता है ना, क्यों बोलेगा तुम लोग बिकम थर्ड ईयर में है ना, लाइन घुमाएगा ना। ठीक, तो पहले लिखते हैं यहाँ लो आउटस्टैंडिंग वेजेस मीन्स आउटस्टैंडिंग लेबर कितना है कितना? 1,44,000। अब कोई फार्मूला नहीं लिखते हैं बेकार का। 1,44,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई कितना से होगा? आधा महीना को क्या 0.5 लिखते हैं? आधा महीना को हाफ मंथ नहीं, समझा रहे हैं तुमको। आधा पता था, हाफ कैसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाई 2 करो तो वही है ना, बस ठीक है। कितना आया? तुम लोग थोड़ा ओवरहेड निकाल देगा हमको। कितना है देखो तो, ओवरहेड ट्राई करो तो कितना आ रहा है तुम लोगों का? कितना? ठीक है, जी को अच्छा से पढ़ो। जी में क्या बोल रहा है? बोला भैया प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, साल भर प्रोडक्शन हुआ, अच्छा बात है। एंड वेजेस एंड एक्सपेंसेस एक्रूड इन द सेम वे। बोल रहा है ना, जैसा वेजेस का ट्रीटमेंट होगा वैसा ही ओवरहेड का भी होना चाहिए। तो वैसे ही किए थे। हाँ, मतलब जी को कुछ करना ही नहीं है, बेकार का लाइन दे दिया। ठीक ना, बोला इन दोनों का जैसा इसका ट्रीटमेंट हुआ ना आधा महीना का, इसका भी आधा महीना का होगा। तो हाँ वही तो किए हैं, मतलब सेम वे, मतलब वही ट्रीटमेंट करो, मतलब कुछ नहीं करना है उसको जी को। तो देखो ना करंट एसेट्स कितना हो रहा है टोटल? हाँ 3,72,000। सुनो इसको क्या क्या बोलते हैं? टोटल करंट एसेट्स बोलते हैं। एग्जाम में दे देगा, इस बार दिया था। कुछ स्टूडेंट तो मेरा अच्छा था कि जो सही सॉल्व किया, बट कुछ स्टूडेंट गलती कर दिया। इसी को बोलते हैं टोटल वर्किंग कैपिटल। इसी को कहते हैं हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। तो इससे लेस करेंगे तो क्या आएगा? इससे लेस करके हम लोग का आता है वर्किंग कैपिटल। क्या आता है? या तो उसको बोल सकते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। कितना आ रहा है देखो ना, इससे ये लेस कर 3,25,500। अब जो जब कोई चीज सॉल्व हो जाएगा ना तो ऐसे डबल एरो दे देना। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करो। हो गया यहाँ तक। अब सुनो भैया, ऊपर में जो अब वर्किंग नोट किए हैं ना, ऊपर में ऐसे इसको दूसरा प्रेजेंट कर सकते इस वर्किंग नोट को। हाँ तुम लोग याद कर, तुम लोगों को सिखाया गया था कॉस्ट शीट क्लास सेकेंड ईयर में। तो तुम लोग ऐसे भी दिखा सकते थे इस वर्किंग नोट को, दोनों में सेम मार्क्स ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रॉ मटेरियल 2,16,000, ये है लेबर, दोनों को जोड़ लेना तो ये आता था हम लोग को प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर होगा ऐड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ऐड करने से हम लोग आ जाएगा यहाँ पर ना, इसको तुम वर्क कॉस्ट बोल सकते हो, सही बात है ना। इसको तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी कोई वर्किंग चाहे तो कर सकता है, गलत नहीं होगा। भैया जब इसी से काम हो जा रहा था तो अभी झूठ मूठ का माथा खराब करने के लिए क्यों सिखाए? जरूर कोई रीजन होगा ना। इस सब में हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, आगे चलकर जो होमवर्क देंगे ना उसमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम अभी से सिखा दिए।